परफेक्ट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और पिछले 8.5 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूं। मुझे बहुत गर्व के साथ आप लोगों के साथ में ये शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैंने 2020, 21, 22 में इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम का एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम किया हुआ है। और जितने भी लेजेंडरी प्लेयर जिनको मैं पहले स्क्रीन के ऊपर देखता था, उन सब लोगों के साथ में मुझे एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम करने का मौका मिला। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो हमारा पहला पार्ट हुआ था जिसका नाम था हार्ट हेल्थ पार्ट 1, उसके अंदर सीखा था कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है और उसके साथ में ही ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, कितना होना चाहिए, उसके बारे में आज भी हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या होता है एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर, तो मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि कल का पूरा सेशन था। और आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बारे में। तो क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और कौन सी चीजें हैं हमारे खाने पीने में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन इसको साथ में रखिएगा, ज्यादा इधर उधर भी मत देखिएगा, जो मिल रहा है फटाफट 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 लिखते जाइएगा। ओके, सोचने से ज्यादा आज लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, सो नंबर 1 थिंग, कल हम लोगों ने सीखा हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर वाले जो चेंबर्स होते हैं उनको एट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले जो चेंबर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। और राइट एट्रियम के अंदर जो है वो इम्प्योर ब्लड आता है पूरे बॉडी से कलेक्ट होके, फिर बाद में नीचे जो है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। दोनों के बीच में जो दीवार होती है इसे वॉल बोला जाता है। और फिर राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो है वो पूरा लंग्स में जाता है, जहां पे एल्वियोलाइज जो होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। और ये प्यूरिफाइड ब्लड जो है ये फिर से हमारे हार्ट में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। बीच में एक वॉल होती है यहाँ पर भी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों तरीके से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के अंदर जो तकरीबन 95,000 किलोमीटर रन होने वाली जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स है, इनके थ्रू जो ब्लड है वो पूरी तरीके से पंप होता है। अगर ये 95,000 किलोमीटर में कहीं पर भी एक छोटा सा ब्लॉक आ गया तो हमारे सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे हेल्थ में आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही इशू आए, ब्रेन को जाने वाली अगर खून की नली के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा तो उसे स्ट्रोक बोला जाएगा। बाकी जगह पे कहीं पे अगर खून के क्लॉट्स आ जाएंगे तो अलग अलग हमारे जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कल हम लोगों ने जाना। तो जो प्रेशर से ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है और जो खून की नलियां होती है उनके थ्रू जो जाता है, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। तो आपको, मुझे, हम सबको ब्लड प्रेशर है, बस ये नॉर्मल है, हाई है या लो है, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है आप लिख सकते हो, 120/80 जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर होता है, 120/80। और 120/80 इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स होती है, कुछ एलिवेटेड होता है, कुछ हाई रिस्क में होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या होता है ब्लड प्रेशर का रेंज। यस, आपको दिखाई दे रहा है, आई होप सो। परफेक्ट। सो हेल्दी ब्लड प्रेशर लेस देन 120 सिस्टोलिक, और 80 इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज सिस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है दैट इज डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80, और सिस्टोलिक 120 से नीचे। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा हाइयर साइज के साइड के ऊपर है अगर ब्लड प्रेशर, तो वो कितना होता है 120/129, मगर डायस्टोलिक 80 के नीचे रहता है। अगर ये रेंज है तो इसके अंदर डॉक्टर साहब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाई बिवाई नहीं देंगे, बस आपको बोलेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स पे टेंशन नहीं लो, सही खाना पीना करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंट्रोल योर वेट। आपका वेट जो है उसको जल्दी से नीचे लेकर आइए, नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आइए, यही आपको बताया जाएगा। उसके बाद में स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होता है, 130 से लेकर 139 के बीच में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका मल्टीपल टाइम्स चेक करने के बाद में आया गया और आपका डायस्टोलिक 80 to 89 में आ रहा है, देन यू आर इनटू स्टेज 1 हाइपरटेंशन। यहां पर आपकी दवाइयां चालू हो सकती है। उसी के साथ में स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है 140 और हाइयर, और डायस्टोलिक में अगर आप देखोगे 90 और हाइयर, तो यहां पर ये होगा स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और 180 और 120 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है आपका, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन क्राइसिस।
भैया इमरजेंसी का सिचुएशन है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा लो, कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये चीजें हमारे साथ में या हमारे परिवार में किसी के भी साथ में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। ओके, तो कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे क्या मेन कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1 वाज ब्लड वॉल्यूम, नंबर 2 वाज हार्ट रेट के अंदर इंक्रीज होना, नंबर 3 वाज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, और नंबर 4 वाज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का व्यास। ये 4 चीजों के अंदर कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करने का प्रोग्राम स्टार्ट करें, और उसी के साथ में फॉर्मूला 2, 6 और 7 इनका सेवन करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कोई भी कारण हो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, उसको आप नॉर्मल लेवल के ऊपर लाने के लिए बहुत सही तरीके से अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इसको ला सकते हो। अगर ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ब्रेन को जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर क्लॉटिंग हो सकती है, वो फट सकती है अंदर से, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, बिकॉज हमारे खून के अंदर की जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होती है, माइक्रो वेसल्स जो होती है ये फट सकती है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है, और साइमल्टेनियसली हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, और उसी के साथ में किडनी डिसीजेस या किडनी का फेलियर भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम में से कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता। हम में से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि हार्ट अटैक, इससे ज्यादा हम लोगों को हार्ट के बारे में ज्यादा चीजें मालूम नहीं होती। हमको बस इतना ही पता होता है हार्ट अटैक है, एक गोला होता तो गुटतरी अड़कला, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आया, क्लॉट हुआ और उसकी वजह से इशू आए। मगर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होती है, और ये अलग अलग कंडीशंस को बोला जाता है, आप लिख लीजिएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कोई भी ऐसी कंडीशन जो हार्ट से रिलेटेड है या खून की नलियों से रिलेटेड है, इसे बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो जरूरी नहीं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का मतलब सिर्फ हार्ट से ही रिलेटेड हो, ये हमारी खून की नली से भी रिलेटेड अगर होगा तो भी उसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के अंदर ही गिना जाएगा, राइट। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस includes the dysfunctional conditions of heart, arteries and veins that are supplying oxygen to vital life sustaining areas of our body like brain, the heart itself and other vital organs. If oxygen does not arrive, the tissue or organ will die. हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति का लाइफ स्पैन बहुत अच्छा हो, चाहते हो ना आप भी, आपके घर वालों का भी लाइफ स्पैन अच्छा करना चाहते हो। तो कुछ फैक्ट्स अभी आप लिख लो। दुनिया भर में जितनी डेथ्स होती है उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का है। सबसे ज्यादा मौत न कभी कोविड से हुई है, जिसको हम लोगों ने इतना सुना है, न कभी वॉर से हुई है, वो होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने में सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेट, वजन, वेट, वजन, वजन। ओके, इसीलिए हम सबको बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है हमारे वेट को नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मेन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की कंपेयर टू वुमेन, मगर ये रेशियो चेंज हो जाता है जैसे ही लेडीज को मेनोपॉज आता है। ये रेशियो चेंज हो जाता है जैसे ही लेडीज को मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज के बाद में 1:1 के रेशियो में देखा गया है कि मेन और वुमेन आर अफेक्टेड बाय कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। 1:1 का मतलब समझते हो, पहले 3 मेल को अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हुई तो उसके अगेंस्ट में 2 फीमेल्स को हो रहा था, मगर जैसे ही लेडी, राइट, जैसे ही लेडीज जो है
वो मेनोपॉज में चली जाती है, उसके बाद में जो उनके बॉडी के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, वो चेंजेस की वजह से फ्रेंड्स लेडीज का रेशियो सेम आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का। सो सिंपल सी बात है, पोस्ट मेनोपॉज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का चांस बढ़ रहा है। ओके, क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट, आज की डेट में 20 से 30 की उम्र में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस बढ़ रहे हैं। 20 to 30 इयर्स के एज ग्रुप में भी लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की इशू बड़े पैमाने पे हो रही है, बिकॉज ऑफ, लिख लीजिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, eating processed foods, eating more of fried food, junk food, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस is one of the leading cause of heart diseases. Mental and physical stress. अब स्पेसिफिकली लेडीज में क्या इशू आ रहा है, उनको घर भी मैनेज करना है, उनको काम भी मैनेज करना है, उनको बच्चों को भी देखना है, अगर कंबाइंड फैमिली है तो सास ससुर को भी देखना है, उनको अपना बिजनेस देखना है, हर एक को हर एक चीज देखना है। लिख लीजिए, तो यहां पर जहां पर मल्टीटास्किंग हो रही है, मल्टीटास्किंग, एक ही व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग रोल्स कर रहा है, तो उसके अंदर अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, उसके अंदर अगर उसका खाना पीना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उसके अंदर अगर उसके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्लीप एपनिया जैसा इशू आ रहा है। स्लीप एपनिया मतलब सोने का प्रॉब्लम, सोने का चैलेंज, सोने की जो डेप्थ है वो अगर सही नहीं आ रही है, इट इज गोइंग टू हैव अ बिगर इंपैक्ट ऑन लाइफ। तो अगर आप एक मल्टीटास्कर हो, अगर आप बहुत सारे अलग अलग जॉब करते हो, अगर आप बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस करते हो, अगर आप घर भी चलाते हो, बाहर का भी देखते हो, बहुत कुछ कार्यक्रम करते हो, ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका खाना पीना सही जा रहा है, क्या आपके स्लीपिंग पैटर्न सही जा रहे हैं, और क्या आपका फिजिकल एक्टिविटी सही जा रहा है। अगर ये तीनों सही जा रहा है, वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं है। मगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है, नाउ इज द टाइम फ्रेंड्स, बिफोर एनीथिंग हैपेंस, यू हैव टू स्टार्ट द चेंज विद इन। नाउ इज द टाइम। ओके, सो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस जो है, ये होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है, ये मल्टीटास्किंग आ रहा है। ओके, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी है जो आपको, मुझे, हम सबको बचा सकता है, मगर क्या हम उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स साइंस में या रिकमेंडेशंस अगर आप देखोगे तो होती है 40+ में आप हर साल चेक करिएगा। मेरा ऐसा मानना है 30+ में ही कर लो भाई। 30+ में हर साल सारे ब्लड के टेस्ट करवा लो। 2-5 हजार जाएंगे उसके अंदर, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, मगर जिंदगी बचेगी अगर अर्ली डिटेक्शन कोई चीज के अंदर होगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो डू दैट। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे यस सर सब सही है। ओके, पहले हम थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बारे में अभी जान लेंगे। ओके, कि क्या होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और कैसे आप और मैं, इनके नाम क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है। आर यू ऑल रेडी? ओके, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होंगे, मगर आपका काम बस एक ही है, लिखना, ज्यादा सोचने का नहीं है। आज क्या करना है मालूम है? आज आपको बस लिखते रहना है। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जितने लोग कैमरे के पीछे हो दोस्तों, प्लीज आ जाओ सामने। आई लव यू ऑल, प्लीज आ जाओ। ओके, यस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, इसके अंदर 2 टाइप के डिसीजेस होते हैं। एक होता है वैस्कुलर डिसीजेस और एक होता है हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस। वैस्कुलर डिसीजेस का मतलब है जो खून की नलियों से रिलेटेड है,
खून की नली से रिलेटेड डिसीजेस, इसे बोला जाएगा वैस्कुलर डिसीजेस। और हार्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा वहां पर बोलेंगे हार्ट डिसीजेस। सो वैस्कुलर डिसीजेस में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज इंक्लूडिंग स्ट्रोक, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और या एओर्टिक एन्यूरिज्म। ओके, ये आते हैं वैस्कुलर डिसीजेस के अंदर, वैस्कुलर डिसीजेस। ओके, हार्ट डिसीजेस में क्या क्या आता है? कार्डियोमायोपैथी आता है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज आता है, हार्ट का फेलियर आता है, पल्मोनरी हार्ट डिसीजेस आता है, कार्डियक डिसअरिथमियाज आता है, एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन आता है, इन्फ्लेमेटरी कार्डियोमेगाली आता है, मायोकार्डाइटिस आता है, वल्व्यूलर हार्ट डिसीज आता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज आता है। ये तो बचपन में हो जाता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, तो इसको मॉडिफिकेशन में नहीं हो सकता है। या रूमेटिक हार्ट डिसीज आ सकता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज मतलब हमारा जो बॉडी है वही हमारे हार्ट के काम करने के तरीके में रुकावटें डालना या इसको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करना। ओके, दैट इज रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो ये जो सारे के सारे कलाकारियां हैं, ये हमारे बॉडी में वैस्कुलर डिसीजेस या हार्ट डिसीजेस के रूप में होती है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है आप नोट करिएगा, यहां पर दो टाइप के रिस्क फैक्टर्स है, दो टाइप के रिस्क फैक्टर्स है, लिख लीजिए। एक है साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल। एक है फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर जिसको आप गिन सकते हो, और दूसरा है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर जिसे आप गिन नहीं सकते मगर जो आपके बर्ताव में आ रहा है। आप अगर आपके लिख लीजिएगा बिहेवियरल रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर लोगे तो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा। अगर आप आपका बिहेवियरल रिस्क फैक्टर ठीक कर लोगे तो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर नॉर्मलाइज होने के लिए मदद हो जाएगा। सो फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या है, लिख लीजिए। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड होमोसिस्टीन, हाई ब्लड होमोसिस्टीन, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये है फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स जो आप आपके खून को चेक करके समझ सकते हो, हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, हाँ मेरे होमोसिस्टीन के लेवल्स के अंदर इंक्रीज हुई है। होमोसिस्टीन मतलब क्या? ये वो चीज है जो क्लॉट बनाएगी, ये वो चीज है जो क्लॉट बनाएगी, होमोसिस्टीन। तो हमें क्या चाहिए? हाई ब्लड होमोसिस्टीन नहीं चाहिए, हमें कम उसके नॉर्मल लेवल्स चाहिए ताकि हमारा क्लॉटिंग का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में नॉर्मलाइज रहे। ओके, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमें खून में से पता चलता है ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। डायबिटीज के लेवल अगेन हम हमारे ब्लड चेकअप से पता कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, अगेन इसके लिए डॉक्टर साहब के पास में इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो हमारा ब्लड प्रेशर नाप के हमको बताएंगे। अब बिहेवियरल रिस्क फैक्टर जो आपके और मेरे कंट्रोल में है, तो हमने कौन सी चीज पे ध्यान देते हैं, हम लोग कौन सी चीज पे ध्यान देते हैं मालूम है आपको? जो फिजियोलॉजिकल रिस्क फॅक्टर, मला ना माझा बीपी कमी करायचंय, मला ना माझा बीपी कमी करायचंय, माझे ना डायबिटीजचे लेवल खूप वाढलेत, मला ना ते कमी करायचंय। हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपने और मैंने कहां फोकस करना है? आपने और मैंने जो हमारे बिहेवियरल पार्ट में जो फैक्टर्स है हमें उस पे काम करना है। मगर हमारी मती तो मारी गई है, तो हम क्या करेंगे? काय नाही हो, काय नसतं ते, काय नाही, सगळं ऐकायचं आणि मग नंतर काय करायचं? बहुत बहुत तो सुबह उठने का और वॉक के ऊपर निकल जाने का। दैट्स इट, दैट्स इट। बस इतनी छोटी चीज करेंगे और किसी कोई गलत चलत चीज सुन लेंगे, कोई गलत चीज पढ़ लेंगे, या आज सोशल मीडिया या इंटरनेट का जो मीडिया है वो इतना वास्ट है जिसमें राइट इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है, और ये इंफॉर्मेशन से आप डिसाइड करोगे हाँ सब सही है, मगर ना वो शुगर खाल्ल्याने थोडंसं काय होत नाही, थोड़ा सा शुगर खाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नमक तो चलता है ना, वो न्यूट्रिशन थोड़ी लेने क्या रहता है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है अपने बॉडी को अच्छा रखने में? भैया तुम्हारे बॉडी को सही रखने में सिर्फ एक ही चीज का रोल है, दैट इज न्यूट्रिशन टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। टू द एक्सटेंट ऑफ 80% आपकी बॉडी को सही रखने का काम न्यूट्रिशन का है, बस 20% बाकी का जो कार्यक्रम है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी करेगा। हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट इसका उल्टा।
फिजिकल एक्टिव्हिटी को बहुत ज्यादा व्हॅल्यू देते, और फिर बाद में क्या करते, खायला भूक लागली ना आम्हाला, मग आता काय सर एवढा व्यायाम केल्यावर खायचं नाही का, मरून खायचं म्हणजे मरेपर्यंत खायचं, हो गया कार्यक्रम, राइट? दिस इज नॉट द वे फ्रेंड्स हाउ यू शुड लिव अ लाइफ। हमारा जन्म लिख लो खाने के लिए नहीं हुआ। साथ में ही बहुत सारे लोग पिदक्कड़ होते हैं, लिख लो हमारा जन्म पीने के लिए भी नहीं हुआ। अब तो मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हमारा जन्म चाय पीने के लिए भी नहीं हुआ, ये भी लिख लो। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है, बोले हाँ चाय पी तो ना, चाय पीता हूं उससे क्या होने वाला है, लिख लो। सो नो चाय, नो अल्कोहल। बहुत सारे लोग खुद भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिगरेट। खुद भी पीते जबरदस्ती दूसरे को भी पिला देते, क्योंकि धुआं किधर छोड़ते, बाहर। और कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं फ्रेंड्स, घर में सिगरेट पीते हैं, घर में। बाहर भी मत पियो मेरे भाई, और अंदर भी मत पियो। बाहर भी मत पियो और अंदर भी मत पियो। सिगरेट लिखा है उस पे कैंसर होता है, मगर तुम खतरों के खिलाड़ी, मौत के खिलाड़ी हो, तो एक काम करो, वो खतरों के खिलाड़ी में जाके एडमिशन लो, नहीं तो कोई जंगल में चले जाओ घूमने के लिए जहां पे शेर वेर है, हाँ, या तो ऐसी नदी में जाके कूदी मारो जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स है। आप में कितना हिम्मत है वो दिखाने का ही है। तो ऐसी जगह जाओ ना जहां पे सच में आपकी हिम्मत दिखेगी। वो घर पे बैठ के स्मोकिंग मारोगे, अल्कोहल पियोगे, और फिर बोलोगे ना आम्हाला लागतं दररोजचं, वो कौन सी टाइप की डेयरिंग हो गई आपकी, वो कौन से टाइप का बिहेवियर हो गया आपका। तो पहले इस चीज को हम लोग चेंज करेंगे फ्रेंड्स। कौन कौन चेंज करेगा, चैट विंडो में पक्का डालना फ्रेंड्स। कौन कौन चेंज करेगा, जेन्युइनली डालना। इट डजंट मैटर दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इट डजंट मैटर, इट मैटर्स आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। चेंज इट, चेंज इट। एक लाइन लिख लीजिएगा, चेंज बिफोर यू हैव टू, चेंज बिफोर यू हैव टू। इससे पहले कि जबरदस्ती से करना पड़े मेरे भाई मेरी बहन, पहले ही कर लो, टेंशन ही नहीं, जबरदस्ती करने की जरूरत ना गिरे। चेंज बिफोर यू हैव टू, चेंज बिफोर यू हैव टू, राइट? नेक्स्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था आज। ओके, सो अब बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ और चीजों के बारे में जो यूजुअली हम लोगों को मालूम होता है, मगर हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितना होना चाहिए, राइट? सो मैं अब बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में, कोलेस्टेरॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल, ओके, लिख लीजिए। क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की जरूरत है, क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की जरूरत है? हाँ, वो चेंज बिफोर यू हैव टू में मेरे को एक लाइन बोलने का था, रह गया। और एक बात बताता हूँ आपको, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़िया सुट्टे मार रहे हो, आप बीच बीच में हफ्ते में से एक बार, 15 दिन में से एक बार, कुछ लोग हर रोज लगा रहे हो, ओके, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मला तर काय रात्रीचं लागतंच, मेरे को तो रात का लगता ही है ना। नहीं, मैं तो, कुछ लोग तो आर्मी में होते हैं और उसके बावजूद वो डेली रात में लेते हैं, क्यों नहीं बोले, हमको तो आदत लगाई। आर्मी ने कभी ये नहीं बोला हर रोज रात में पियो, कभी नहीं बोला, आई प्रॉमिस यू, ओके। मतलब कम रेट में आता है बोल के ऐसा थोड़ी रहता है, या फ्री में आता है बोल के ऐसा थोड़ी रहता है कि आप जो जो मिला जिधर मिला लग जाओ, ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग नुस्खे, अच्छा कई बार तो लोग पार्टी में जाते हैं और क्योंकि दोस्त दे रहा है पार्टी, फिर बाद में खुद के ऊपर का कंट्रोल ही नहीं रहता। भैया दोस्त दे रहा है, बॉडी तो तुम्हारा है, बॉडी तो तुम्हारा है, उसका तो ख्याल कर लो थोड़ा सा, राइट? सो चेंज बिफोर यू हैव टू। मगर ये सब होने के बाद में जिस दिन थोड़ा जबरदस्त चेस्ट में पेन हो जाएगा, आप डॉक्टर पास साहब के पास में जाओगे, अगर मौका मिला तो, ओके। अगर मौका मिला तो आप डॉक्टर साहब के पास में जाओगे और फिर डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे अरे ते वजन कमी करा, वो थोड़ा आपका वेट कम करो, कितना मोटा हो गया है तू। फिर हम सीरियस हो जाते हैं अपने वेट को कम करने के बारे में। मतलब तब तक क्या हमारी आंखों पे पर्दा लगा रहता है या हमारी अकल पे पर्दा लगा रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे मोटे है तो दिखता है ना, अपने आप को तो दिखता है ना, दिखता है नहीं दिखता है, मोटे है तो मतलब डॉक्टर साहब ने बताने के बाद में ही करेंगे। और वो भी कई बार तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब बताते ही नहीं है कि आपको वेट कम करने की जरूरत है, वो तो बस अपना दवाई लिख के देते हैं। और उसके बाद में क्या है, तब हमको अकल आती है, मला ना वेट कमी करायची गरज है। अरे तुमको मालूम नहीं है तुम मोटे हो। अच्छा बाय द वे, अगर तुम मेरे साथ में हो, न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर तुम बड़े ओवरवेट हो,
5 किलो से, 7 किलो से, 10 किलो से। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट का डिसीज आपको बोलेगा नाही नाही ठीक आहे ना, तो न्यूट्रिशन घेतो ना, तुझं ओव्हरवेट मी जमून घेतो, नहीं। आपको डिले प्रॉब्लम आएगी, मगर आएगी जरूर। आपको प्रॉब्लम डिलेड आएगी, आएगी जरूर। तो इसीलिए नॉर्मल वेट को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग क्या हम लोग करते हैं, द नेक्स्ट थिंग व्हाट हम लोग जो करते हैं, दोस्त अभी मैं नहीं ले सकता, मतलब जो बंदा अभी पहले हर रोज ले रहा है, अब वो क्या बोलना शुरू करता है, अब मैं नहीं ले सकता। क्यों? मेरे को डॉक्टर साहब ने मना किया है, अगर मैं लूंगा तो डॉक्टर साहब ने उधर से बोला रहेगा, तंबी दी रहेगी ना उधर से कि भैया अगर तू पिएगा अभी या अगर तू स्मोकिंग करेगा तो तू तो गया। वो बोलने तक का इंतजार करते हैं। कैन यू इमेजिन? है ना, हम में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर साहब ने बताने के बाद सुधरने की कोशिश करी है, बताने के बाद सुधरने की कोशिश करते हैं। अभी हिम्मत नहीं होगी आपकी हाथ खड़ा करने की, मगर अगर है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, मगर मैं आपको सच में सुधरने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। प्लीज इस मैटर को बड़ा लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कोलेस्ट्रॉल रहना हमारी बॉडी में सही है, क्या कोलेस्ट्रॉल कम रहना सही है, क्या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना सही है, कौन से टाइप का कोलेस्ट्रॉल है जो लेंगे अगर हमारे बॉडी के अंदर तो बॉडी बोलेगी वाह अभी चाहिए, और कौन से टाइप का कोलेस्ट्रॉल है जो अगर खाएंगे तो बॉडी बोलेगी सॉरी बॉस, मेरे को तो कोमा में जाना पड़ेगा, मेरे को तो स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास में। तो अब हम वो सारी चीजें सीखेंगे अबाउट कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो लिख लीजिए हमें क्या क्या चीजों के बारे में अब यहाँ पे पता रहना जरूरी है। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड है, फैट है जो हमारे बॉडी की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है जो हमारे बॉडी की जरूरत है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल आप लिख लीजिए, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। आपके मेरे शरीर के अंदर हजारों करोड़ सेल्स है, हर सेल की जो मेम्ब्रेन है, बाजू की दीवार जो है वो बनी है कोलेस्ट्रॉल से। नंबर 2, आपके मेरे बॉडी के अंदर जितने सेक्सुअल हार्मोन्स है ये लिख लो बने हैं कोलेस्ट्रॉल से। हमारा जो लीवर है ये एक चीज बनाता है जिसे बोला जाता है बाइल। ओके, ये बाइल एसिड जो है ये बनाने का काम कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो पाता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी और मेरी बॉडी विटामिन डी का सही इस्तेमाल कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कर सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्या? फटाफट चैट विंडो में डालो, कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्या? कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्या? व्हाट डू यू थिंक? कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्या? क्या लगता है आपको? है जरूरी, राइट? है, परफेक्ट। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। पंगा क्या है? लिख लो। कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स है, कुछ अच्छी टाइप है, कुछ खराब वाली टाइप है, कुछ अच्छी टाइप है, कुछ खराब वाली टाइप है। अभी एक्चुअल में वो टाइप खराब नहीं है, मगर जब वो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट से ज्यादा बढ़ जाती है तब उसे खराब बोला जाएगा। लिख ले, अति तिथे माती, ते प्रेम असो, पैसा असो, एन्जॉयमेंट असो, कोलेस्ट्रॉल असो, बीपी असो, डायबिटीज असो, अति तिथे माती। ओके, नेक्स्ट। तो अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, लिख लो। ट्राइग्लिसराइड एक फैट होता है जो हमारी बॉडी स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करती है। स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करती है। स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अब बताओ क्या ट्राइग्लिसराइड इंपॉर्टेंट है या नहीं है? फैट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अभी फैट स्टोरेज क्यों करती है बॉडी? लिख लो, एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब जरूरत होगी तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए
इंपॉर्टेंट है, फैट स्टोरेज। ओके, इसको हम लोग ब्लड टेस्ट से गिन सकते हैं। ओके, अभी इसमें लिख लीजिएगा, तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। ट्राइग्लिसराइड इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। मगर जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में लिख लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, पैनक्रियाटाइटिस होना शुरू हो जाता है, मतलब पैनक्रिया में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, हृदय विकार होना शुरू हो जाता है, हृदय विकार होना ये शुरू हो जाता है। समझ में आया क्या? चैट विंडो में डालना। अभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते क्यों हैं? जब भी कभी खाने में हमारे शुगर ज्यादा डालती है माँ या वाइफ या भी मतलब या बहन या आप खुद, राइट? सो जब भी कभी आप शुगर ज्यादा डालोगे आपके खाने में, नंबर 2 सैचुरेटेड फैट्स आप ज्यादा खाओगे, सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा खाओगे, सैचुरेटेड फैट्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ते हैं वो मैं गाना गा के बताया आपको, कि जब भी कभी आपने रिपीट लिखा तो अभी मैं फिर से कैसे गाना गाऊं वो मोड में आके। ओके, राइट? सो ट्राइग्लिसराइड तब बढ़ते हैं जब हमारे खाने में सैचुरेटेड फैट बढ़ जाते हैं, जब हमारे खाने के अंदर शुगर बढ़ जाती है, शुगर, और जब हमारे पीने में अल्कोहल बढ़ जाता है, अल्कोहल, जब हमारे खाने में मैदा रेगुलरली आना शुरू हो जाता है, जब हमें घर से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आना शुरू हो जाता है, जब हमारे लिख लो मामू की नहीं, जब हमारे लीवर की वाट लग जाती है मामू, तब हो जाए। जब हमारे लीवर की वाट लग जाती है ना मामू, तब ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं। जब हम ऐसे कुछ खाना खाते हैं, जब हम ऐसे कुछ खाना खाते हैं, ओके, मैं भूल गया, देखो यार, तुम ना प्लीज प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैट वैट में कोई सवाल नहीं डालो यार, मैं जो दे रहा हूँ पहले उसको तो ले लो। आप सोचो ना, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप उधर चॅट विंडो में सवाल डाल रहे हो, सॅच्युरेटेड फॅट म्हणजे काय? भाई थांब ना थोडं, मी देतो ना, सगळं सांगतोय, आता विसरून गेलो ना, आता असं होते। ओके, तो प्लीज ऐसे नहीं करो। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लोग डालते हैं, तो कचौरी खा ली कभी, समोसा खा लिया कभी, कभी जिलेबी खा ली, ओके, कभी ऐसी चीजें जो टेस्ट में तो मीठी नहीं है मगर जो मैदे से बनी हुई है, रिफाइंड है, या जितने भी ब्रेड, ब्रेड जैसा पैटर्न, व्हाइट ब्रेड, ये क्या हो गया? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, कैंडीज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जितना ये सब खाएंगे, लिख लो, आएगा आएगा, हार्ट डिसीज हमारे घर में आएगा, लाएगा बीमारी। ओके, इन चीजों पे जरा आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट, ये फैट्स की क्या टाइप होती है, लिख लो, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है? ये वो फैट है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। और अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है? ये वो फैट है जो अच्छा वाला फैट है, जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट को कैसे पहचानोगे? लिख लो, कोई भी फैट, कोई भी फैट जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड फैट। बटर रोटी, बटर क्या है जी? सैचुरेटेड फैट। और आजकल ऐसे आर्टिकल आना शुरू हो गए हैं कि सैचुरेटेड फैट, बटर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। कमाल की बात है, हमारा साइंस इतना जबरदस्त है, 20 साल पहले एक चीज को नाम रखता है और 20 साल के बाद उसके नाम से ऐसा करता है।
और फिर बाद में मतलब पहले अच्छा बोलता है फिर बुरा बोलता है, कई बार पहले बुरा बोलता है और फिर अच्छा बोलता है। मेरे को एक चीज समझ में आती है, जिसको अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना। साइंस तो अपना अपना प्रूव करता बैठेगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन मनी पावर, कौन सी लॉबी कितनी डोमिनेंट है, राइट, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मगर हमको ध्यान देना है कि सच मतलब हमारे हाथ में क्या है, हम कौन सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम कौन सी चीजों को ये करेंगे। सो यस, एज आई सेड फ्रेंड्स, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो अच्छे है, अनसैचुरेटेड फैट। चलिए, सो अभी हम लोगों ने बात करी थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, राइट। अब लिख लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल में मेन दो टाइप होती है। कोलेस्ट्रॉल में मेन दो टाइप होती है। एक टाइप को बोलेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वाओ, एक और पार्ट लिख लीजिए। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को नॉर्मल में मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लिख लीजिए, हाई क्वालिटी फाइबर, हाई क्वालिटी फाइबर, जिसकी वजह से मैं हमेशा फॉर्मूला 5, फॉर्मूला 25 दोनों इस्तेमाल करता हूं, फॉर्मूला 4 इस्तेमाल करता हूं। हाई, लिख लिया आप लोगों ने। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। तो लिख लीजिएगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, ये हमारे खून के नली में या हमारे खून में जितना भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसे निकालता है खून की नली से, खून में से, और लीवर के पास लेके जाता है। इसे क्या करता है, निकालता है और लीवर के पास में लेके जाता है। और लीवर क्या करता है, लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको हमारे बॉडी के बाहर निकाल देता है। ओके, सो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में ज्यादा हो गया हमारे गलत खाने पीने की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, वो कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पकड़ पकड़ के लेके आता है, पकड़ पकड़ के लेके आता है और लीवर में लेके जाता है, लीवर में लेके जाता है। और लीवर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को जो ज्यादा हो चुका है, एक्सेस हो चुका है, वो उस कोलेस्ट्रॉल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी के बाहर निकालता है। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये काम हमारी बॉडी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, राइट। इसीलिए HDL को बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, एज गुड कोलेस्ट्रॉल, एज गुड कोलेस्ट्रॉल। किसमें से मिलेगा, लिखो। इसलिए तो मैं दबा दबा के खाता हूं, सुबह 2 शाम को 2, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 6 किसने खाना चाहिए? जिसको भी लिख लो भैया, अपनी हार्ट की हालत अच्छी रखनी है उसने खाना चाहिए, सिंपल। आपने देखा रहेगा, मैं बहुत बार बताता हूं फ्रेंड्स, कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर एक बंदे के शरीर की है, वो है बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 6। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट हम में से हर एक व्यक्ति ने जो खाना ही चाहिए। अगर हम 40s के आसपास में हैं तो फॉर्मूला 9, फॉर्मूला 10 इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके ज्यादा है तो फॉर्मूला 4 ऐड करना है। अगर ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स आपके शरीर में ज्यादा है तो फॉर्मूला 4 ऐड करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है तो आपको फॉर्मूला 5 और फॉर्मूला 25 दोनों में से कम एक ऐड करना है। मैं क्या करता हूं, मैं 41 का हो गया हूं, मैं सारी चीजें लेता हूं, खत्म बात। क्यों? मेरे को वो लोड ही नहीं चाहिए, अपना बॉडी अंदर से साफ सुथरा ही चाहिए, अपना बॉडी अंदर से बहुत अच्छा ही चाहिए। तो क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखेंगे, थोड़ा सा डेली 25-30 मिनट का एक्सरसाइज कर लेंगे और अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे,
तो हमारा बॉडी अंदर से बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ओके, अब ये एलडीएल क्या करता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिख लीजिए। ये एलडीएल जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और हमारे हर सेल के अंदर डालने का काम करता है। ये उठाता है कोलेस्ट्रॉल को और हमारे हर सेल के अंदर लेके जाता है। नाउ जब हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो ये वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के बैठता है हमारे खून की नली में, जिसकी वजह से हमारे, लिख लीजिएगा, खून की नली का डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ के बैठता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को। तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू होता है, क्लॉट फॉर्मेशन, गाठी। ओके, और जो हमारी खून की नली होती है उसको स्टिफ करने का काम करता है, स्टिफ करने का, कड़क करायचं काम करता हूं। तो कल हमने देखा था, अगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में रहना है तो फ्लेक्सिबिलिटी ब्लड वेसल की रहना इंपॉर्टेंट है, मगर ये एलडीएल तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी कम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ज्यादा है तो अब वो जरूरी भी है कि वो कोलेस्ट्रॉल ले और हमारे सेल को लेके जाए। क्यों? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हमारे हर सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को बनाने के लिए लगता है, तो वो है इंपॉर्टेंट। मगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जा रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ लेके ऐसी जगह पे बैठ रहा है जहां पे उसने नहीं बैठना चाहिए, हमारी खून की नली, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हो जाएंगे। और ये सब कारणों की वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा हमेशा कम चाहिए, हमारा एलडीएल कम चाहिए। तो एलडीएल को कम करने का है तो लिख लो क्या करने का है। इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल खून में नहीं चाहिए, सिंपल, मतलब कम चाहिए। समझ में आ रहा है? एलडीएल क्या कर रहा है? अगर एलडीएल बढ़ गया तो वो खून के अंदर लेके बैठ रहा है ना कोलेस्ट्रॉल को, और एचडीएल क्या करता है? एक्स्ट्रा खून के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और लीवर के पास लेके जाता है। हेलो, सोने का नहीं? हाँ, थैंक यू स्माइल के लिए। ओके, तो समझ में आया फ्रेंड्स आपको? तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? एचडीएल क्या कर रहा है? वो खून में से कोलेस्ट्रॉल को लेकर जा रहा है। तो इसीलिए आप लिख लो, जितना एचडीएल लेवल आपके बॉडी में अच्छा रहेगा और एलडीएल लेवल नॉर्मल में रहेगा, आपकी खून की नली बोलेगी थैंक यू, ए मस्त ठेवलंय मला, मला खूप छान ठेवलंय आतून, ऐसा बोलेगी, अंदर से क्लीन रहेगी। तो उसके लिए लिख लीजिए, आपको फॉर्मूला 6 सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, साथ में फॉर्मूला 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एक रात ऐसी नहीं गुजारता फ्रेंड्स जिसके अंदर मैं फॉर्मूला 7 नहीं ले रहा हूं, एक रात भी मैं ऐसी नहीं गुजार रहा। वाई? आई केयर फॉर माई ब्लड वेसल। मैं अपने खून की नली का बड़ा ख्याल रखना चाहता हूं, इसलिए। सिंपल। महंगा है, हाँ, क्यों? बिकॉज ये खून की नली के अंदर जो डैमेज हुआ रहेगा, कट्स हुए होंगे, उसको फिलअप करने का काम करेगा। ये हमारे खून के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल मेंटेन करने के लिए काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड है, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर क्लॉटिंग्स नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है या नहीं है फॉर्मूला 7? सोचो। और जिस वजह से हमारे खून के नली का डायमीटर धीरे धीरे कम होता है, एक है एजिंग, एक है गलत खाना पीना, वो खून की नली का डायमीटर भी नॉर्मल रखता है। तो चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स यहां पर कम होने का चांस रहेगा अगर आप बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 7, राइट, फॉर्मूला 5 या फॉर्मूला 25, और अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है तो फॉर्मूला 4, ये चीजें ऐड करोगे। तो इन अ नटशेल, अगर आप चाहते हो कि मला एक रामबाण उपाय सांगा, मुझे एक रामबाण चीज बताओ जिससे मेरा हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। एनीबडी वांट्स टू नो रामबाण उपाय? ओके, तो रामबाण उपाय लिख लो। सुबह उठने के बाद में मस्त से पानी पीने का, खाली पेट, उससे डाइजेशन ट्रैक क्लियर होता है। साथ में फॉर्मूला 23 आप डेढ़ ढक्कन डाल के ले सकते हो वो पानी में, तो डाइजेशन आपका और अच्छा रहेगा। 22 या 23,
उसके बाद सुबह का नाश्ता आपका और मेरा सिर्फ एक होना चाहिए, बेसिक ब्रेकफास्ट, साथ में फॉर्मूला 2 की टैबलेट, फॉर्मूला 25 की टैबलेट। बेसिक ब्रेकफास्ट के अंदर फॉर्मूला 4, फॉर्मूला 5 एक एक चम्मच, मतलब फॉर्मूला 4 का सैशेट आता है और फॉर्मूला 5 का 1 चम्मच। बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में या उसके बाद में जो फॉर्मूला 6 है, फॉर्मूला 6 है, उसकी 2 कैप्सूल, मैं 2 लेता हूँ, उस पे 1 लिखा है मगर मैं 2 लेता हूँ क्योंकि वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। नंबर उसके बाद में लिख लो, ये लेंगे हम लोग कम से कम इतना सुबह में। दोपहर में खाना खाएंगे जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल ऑयली फूड नहीं खाएंगे, शुगरी फूड आइटम नहीं करेंगे कार्यक्रम खाने का, तला हुआ चीजें, ओके। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शक्कर को मना कर लेंगे, शक्कर को मना कर लेंगे, ओके। राइस दाल के साथ में थोड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी के साथ में भी चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, ओके। उसके बाद शाम को या सुबह हम लोग नॉर्मल वाली चाय नहीं पियेंगे, हम लोग फॉर्मूला 21 लेंगे। फिर शाम को हम लोग जो सेम फॉर्मूला 2, अच्छा दोपहर में फॉर्मूला 2 लेंगे और फॉर्मूला 25 लेंगे, और शाम में हम लोग फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 25, फॉर्मूला 6 ये लेंगे। इसी के साथ में फॉर्मूला 7 मैं 1.5 स्पून लेता हूँ, 1.5 to 2 स्पून लेता हूँ। आप 1 चम्मच तो ले ही सकते हो, कम से कम 1 चम्मच वो लीजिएगा, ओके। शाम को पानी में डाल के पीना होता है। और इंस्टेड ऑफ डिनर हैव शेक, इंस्टेड ऑफ डिनर जो सुबह का ब्रेकफास्ट का प्लान था उसी को कंटिन्यू करो। क्यों? भले वजन नॉर्मल में है फिर भी बिकॉज लिख लो, हमारे बॉडी की जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी की जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है एक बार में पूरी नहीं होती, इसीलिए 2 बार, एक बार में पूरी नहीं होती इसलिए 2 बार, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के इस सेशन में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अच्छा, एक दो चीजें बाकी है, फटाफट बता देता हूँ, रुको भैया जाना नहीं, ओके। नंबर 1, आज इवनिंग को बीटीसी का सेशन होने वाला है और उसी के साथ में प्लीज आप इसको नोट कर लेना, ओके। आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, प्लीज इसको लिख लो। व्हाट इज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल मीन्स, लिख लो। ट्राइग्लिसराइड 150 के अंदर होने चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 के अंदर, एलडीएल 99 के अंदर होने चाहिए, 99, एचडीएल 50 से 60 की रेंज में होने चाहिए, 40 से 60 की रेंज होती है मगर 50 तो होनी चाहिए। और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो एक कॉम्बिनेशन है अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल का, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का और बुरे कोलेस्ट्रॉल का, दैट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसकी भी रेंज 200 की होनी चाहिए। प्रॉब्लम कब आती है? बूम, जब ये बढ़ जाते हैं, लिख लीजिए, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ये लेवल में आ जाती है 240 एंड हाइयर, यू आर एट रिस्क। मेरी 248 थी, आई स्टिल रिमेंबर, इतना खतरनाक फिगर था, मेरे को इतना चेस्ट पेन होता था बिकॉज मेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल 248 लेवल पे थे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी मेरे बहुत ज्यादा थे, अराउंड कुछ 168। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 या उसके ऊपर है, खतरे की घंटी। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों भी अगर आपके हाइयर साइड में, लिख लो भैया, बॉम्ब के ऊपर बैठे हो, जो टाइमर के साथ भगवान ने सेट किया है उसका टाइमर अपने को मालूम नहीं है। किसी भी हालत में जल्दी से इसको कम कर लो। कोलेस्ट्रॉल 240 एंड हाइयर अगर है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 या उससे ज्यादा है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 40 के नीचे है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। रिस्क पे कब है? जब 200 से 200, आप वहां पर फिगर लिखिए, आप पढ़ लेना उसमें रिस्क पर कब है। और हेल्दी रेंज क्या है? कोलेस्ट्रॉल 200 से अंदर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से अंदर,
और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 या उससे ज्यादा। तो करो ज्यादा का इरादा, दैट इज हार्ट हेल्दी रखने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 या उससे ज्यादा। कुछ फूड्स लिख लीजिएगा जो डेली बेसिस पे हमने खाने चाहिए। बताऊं आपको, बताऊं। कोई पैसे लिए बिना नहीं बताता यार, कितना फ्री में देंगे। और फिर तुम गोश्त भी तो नहीं खाते, हाँ तो गोश्त तो खाना ही नहीं है, लिख लो। गोश्त खाना ही नहीं है, मटन वटन तो खाना ही नहीं है, राइट। सो नंबर 1 चीज लिख लीजिए, हमारे खाने में डेली बेसिस के ऊपर वॉलनट्स होने चाहिए, वॉलनट्स होने ही चाहिए। ओके। नंबर 2, हमारे खाने में जवस फ्लैक्सीड होना चाहिए, फ्लैक्सीड होना चाहिए डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे होना चाहिए जवस। ओके। और बादाम होने चाहिए, बादाम, बादाम आजकल एवोकाडोज मिलता है, वो भी होना चाहिए। लिख लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हर रोज होनी ही चाहिए। आपके घर में अगर एक ही सब्जी बनती है तो वो बस एक ही होनी चाहिए, पालक या मेथी। अगर एक ही सब्जी बनती है तो डेली कोई ना कोई सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल ही बननी चाहिए। बाय द वे लिख लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को, हाँ कई लोग कहते वो कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मस्त तल के बनाते हैं, तल के, ऐसे नहीं करने का, अभी इतना समझा है ना मैं, ऐसा नहीं करने का। ओके। नेक्स्ट, जो हर रोज खाने जैसी चीज है दैट इज घी, इट्स अ वेरी गुड फैट। घी, कोकोनट, ये इसके अंदर दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैट का, इसको भी आप रेगुलरली इस्तेमाल करना, कोकोनट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जिसे हमने खाना ही चाहिए भैया, खाना ही चाहिए। फॉर्मूला 2 तो खाना है, फॉर्मूला 6 तो खाना है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जो इन्फ्लेमेशन हुआ इसको तो कम करना ही है, मगर साथ में फॉर्मूला 2 और 6 के साथ हर बार लिख लीजिए कुछ फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरीज खानी जरूरी है, ब्लूबेरीज, किसी भी तरीके की बेरी खाना जरूरी है। नंबर 2, सिट्रस फ्रूट्स खाना जरूरी है, ऑरेंजेस, मौसम्बी खाना जरूरी है। बाय द वे उसके ऊपर का छिलका निकाल के नहीं, बिना छिलका म्हणजे वो एकदम ऊपर वाला निकालने का है, उसके ऊपर वाला वो सफेद वाला जो रहता है वो नहीं निकालने का है, नहीं तो पता चला आपने गलत सुन लिया, आधा सुन लिया, और कल से आप लेकर बैठे हो डायरेक्ट ऊपर के कवर के साथ, वो वाला ऊपर का कवर नहीं, वो व्हाइट वाला, बिकॉज उसके अंदर फाइबर होता है फ्रेंड्स, फाइबर। ओके। सो ये चीजों का इस्तेमाल करना, नींबू वींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर तो विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। ओके। मगर ये फ्रूट्स जो है इसमें आप बेरीज लिख लीजिएगा, एप्पल लिख लीजिएगा। ओके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके बॉडी को अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। तो ये फ्रूट्स का सेवन भी रेगुलर बेसिस पे करना इंपॉर्टेंट है। ओके। और एक चीज लिख लो, चिया सीड्स, चिया सीड्स, ये इसका सेवन भी करना इंपॉर्टेंट है, चिया सीड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के इस सेशन से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है सेशन तो फ्रेंड्स प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारा जो फिट भारत मिशन है, हम चाहते हैं मार्च मंथ में, आज ऑलरेडी 15 तारीख आ चुकी है, एडवांस टैक्स भरने का आखिरी दिन है, मगर उसी के साथ में आप हमें क्या करना है, हमें हमारा जो फिट भारत मिशन है उसके लिए 1000 लोगों तक पहुंचना है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, हमें मदद करें। बहुत आप हमारे मेरे इर्द गिर्द में, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जिन्हें ये जानकारी मिलने से उनकी जान बच सकती है। सो प्लीज आपके इर्द गिर्द के लोगों को बिना ये जज करे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो एक बार मना कर रहे तो दूसरी बार, राइट, कोई भी चीज हो फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, हमें कम से कम 1000 फैमिलीज को इस मंथ में हेल्प करनी है, और इसमें आप में से हर एक व्यक्ति का रोल बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। आज शाम को ये सेशन रिपीट नहीं होने वाला, बिकॉज आज शाम को हम लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का रिकॉग्निशन नाइट करने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज इवनिंग को हम सब लोग फिर से मिलेंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में, और कल से हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नया स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप
आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जो नए हैं, जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा, उनको इवनिंग को बुलाइए। क्या देखने मिलेगा? नंबर 1, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स। गजब के वेट लॉस के रिजल्ट्स है, बहुत बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स हुआ है, बहुत बढ़िया हेल्थ रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारे लोगों की दवाइयां बंद हुई होगी। तो आज शाम को ये सब हम लोग लाइव में सुनेंगे, देखेंगे वो सारे लोगों की कहानियां, स्टोरीज। और उसके बाद में जो विनर्स होंगे, उन विनर्स को मिलेंगे कैश प्राइजेस। और उसके बाद में होगा धमाल और मस्ती। तो आप में से जितने भी लोग परफॉर्मेंसेस करना चाहते हो, आज इवनिंग का टाइम रहेगा जहां पे आप गाना गा सकते हो, नाच सकते हो, झूम सकते हो, जो करना है आपको परफॉर्म वो कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।